स्वागत है कॉमर्स अचीवर प्लेटफॉर्म पे। इस प्लेटफॉर्म के थ्रू हम कॉमर्स एंड मैनेजमेंट रिलेटेड सब्जेक्ट्स आपके साथ शेयर करेंगे टाइम टू टाइम। तो प्लीज़ हमारे साथ जुड़े रहें और जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि जब भी हम नए वीडियोज़ अपलोड करें आपके पास लेटेस्ट नोटिफिकेशन आ जाए। आज इस वीडियो के थ्रू हम कवर कर रहे हैं अभी NCERT, ठीक है। और NCERT में हम कवर कर रहे हैं क्लास 12th एंड चैप्टर 2 थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर को हम लोगों ने काफ़ी कई पार्ट्स में कवर किया है और अब तक हम डिमांड तक कवर कर चुके हैं और आज इस वीडियो से हम कवर करेंगे इलास्टिसिटी ऑफ द डिमांड। तो स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को देखने से पहले इस चैप्टर के आप पहले के वीडियोस ज़रूर देख लें ताकि कुछ कॉन्सेप्ट जो वहाँ पे ऑलरेडी एक्सप्लेन किए गए हैं वो आपके मिस नहीं हो और आपको क्वालिटी इन्फॉर्मेशन मिल जाए, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इलास्टिसिटी ऑफ द डिमांड। इलास्टिसिटी मतलब मैं आपको एक देखिए पहले ना समझना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये कोई भी टॉपिक, उसके बाद उसका मेमोराइजेशन, दोनों ही इक्वली इम्पॉर्टेंट है। ना ही आप केवल मेमोराइजेशन से कर सकते हैं और ना ही केवल समझ के, दोनों इक्वली इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि मेमोराइजेशन भी इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि आपने समझ लिया लेकिन कुछ टर्म्स होते हैं, कुछ इकोनॉमिकल टर्म्स हैं। अगर आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, अकाउंट्स पढ़ रहे हैं तो अकाउंटिंग टर्म्स हैं, वो टर्म्स आपको मेमोराइज हो जाते हैं, ठीक है। इसलिए बोथ द फैक्टर्स आर इक्वली लाइकली इम्पॉर्टेंट, ओके। सो फर्स्ट आई विल एक्सप्लेन यू, जहाँ पे नीड होगा रीडिंग का हम रीडिंग भी ज़रूर करेंगे और जो भी टॉपिक यहाँ पे कवर हो रहा है वो NCERT के विद इन फ्रेम हो रहा है। कोई भी चीज़ बाहर की नहीं बताऊँगी, जो एक्स्ट्रा नॉलेज होगी उसके लिए एक्स्ट्रा वीडियोज़ होंगे, ठीक है। ये स्ट्रिक्टली NCERT कवर कर रहा है, ओके। चलिए इलास्टिसिटी ऑफ द डिमांड। इलास्टिसिटी मतलब खिंचाव, कितना खिंचाव है, जब डिमांड में कितना खिंचाव आ जाता है कि प्राइस में चेंज आता है कि ऐसा क्या खिंचाव आता है डिमांड में। तो इलास्टिसिटी मीन्स खिंचाव, एक बेसिक लैंग्वेज में, ठीक। चलिए रीडिंग कर लेते हैं। द डिमांड फॉर अ गुड, क्या बोल रहे हैं, द डिमांड फॉर अ गुड मूव्स इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इट्स प्राइस। यानी जब प्राइस अगर बढ़ा, ठीक है, तो डिमांड क्या हो जाएगी, फॉल हो जाएगी, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, दैट इज अ इनवर्स रिलेशनशिप, ठीक है। बट द इम्पैक्ट ऑफ प्राइस चेंज इज ऑलवेज नॉट द सेम। मतलब अगर बढ़ रहा है, सपोज करो प्राइस बढ़ा 10 रुपये, तो 10% के हिसाब से, ठीक, तो क्या डिमांड भी 10% के हिसाब से गिरेगा? नहीं, ये वैरी होता है। कई बार प्राइस आपका 10% बढ़ता है बट डिमांड 12% गिरता है, बट डिमांड 8% गिरता है, बट डिमांड 10% गिरता है, ये वैरी होता है, ठीक है। सो ये जो वेरीज थिंग्स है ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में आता है और इसी को हम लोग वर्ड कहते हैं इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 1 इन इलास्टिक और इलास्टिक लेस देन 1, ओके। सो क्या वो इक्वल प्रपोर्शन में चेंज होता है? नहीं, वो इक्वल प्रपोर्शन पे चेंज नहीं होता है। तो हमारे पास एक क्वेश्चन बन करके आता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ द डिमांड क्या होता है। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ द डिमांड इज अ मेजर ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस। रिस्पॉन्स मीन्स कितनी तेज़ी से वो उसको रिप्लाई कर रहा है, उसको रिस्पॉन्स दे रहा है, ऑफ द डिमांड, डिमांड की रिस्पॉन्स फॉर अ गुड टू चेंज इन इट्स प्राइस। यानी प्राइस अगर चेंज हुआ तो डिमांड उसी गुड का, जिसका प्राइस चेंज हुआ है, उसी गुड का डिमांड कितनी तेज़ी से या कितनी कम से या किस तरीके से रिस्पॉन्स कर रहा है। चलिए रीड कर लेते हैं। प्राइस यहाँ पे गिवन है आपका, प्राइस इलास्टिसिटी, ये ठीक है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ द डिमांड इज अ मेजर ऑफ द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ द डिमांड फॉर अ गुड टू चेंज इन इट्स प्राइस। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ द डिमांड फॉर अ गुड इज डिफाइंड एज अ परसेंटेज चेंज इन डिमांड फॉर द गुड्स डिवाइडेड बाई परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ये फॉर्मूला आपका बता दिया गया है कि क्या फॉर्मूला रहेगा, तो आपके सामने देखिए दिया हुआ है, परसेंटेज चेंज इन डिमांड फॉर द गुड्स बाय द प्राइस। मेमोराइज ऐसे ही हो जाएगा, समझोगे और मेमोराइज हो गया। कैसे? प्राइस में चेंज हो रहा है तब डिमांड इम्पैक्ट होगी, ठीक है। पहले प्राइस इम्पैक्ट होगा, ठीक है। तो बेस क्या है? प्राइस है ना, बेस की वजह से डिमांड चेंज हो रहा है ना, तो बेस में क्या रखेंगे? प्राइस, उसकी वजह से क्या हो रहा है? डिमांड में चेंज हो रहा है, इसलिए न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा? डिमांड होगा, डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा? प्राइस, क्योंकि जिसकी वजह से हो रहा है बेस है, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया आपको, ठीक है। फॉर्मूला क्या है? डेल्टा क्यू बाई क्यू इंटू 100। डेल्टा क्यू क्या है? डेल्टा क्यू मीन्स चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, यानी ओल्ड माइनस न्यू,
ठीक है, अभी एक नीचे एग्जाम्पल दिया है, इसको देखेंगे हम लोग, तब समझ में आ जाएगा। अभी सिर्फ फॉर्मूले पे ध्यान दें। डेल्टा क्यू बाई क्यू इंटू 100 क्यों लगाया, परसेंटेज चेंज की बात हो रही है इसीलिए। डिवाइडेड बाई होल डिवाइडेड बाई क्या है, डेल्टा पी बाई पी इंटू 100, और इसको रिवर्स कर दिया तो क्या हो गया, डेल्टा क्यू बाई क्यू इंटू, रिवर्स हो जाएगा ना, ये चीज़ ऊपर आ जाएगी, p बाई डेल्टा p इंटू 100, तो आपका आंसर आ जाएगा परसेंटेज में। ठीक है, सो डेल्टा p इज अ चेंज इन द प्राइस ऑफ द गुड्स एंड डेल्टा q इज द चेंज इन द क्वांटिटी ऑफ द गुड्स। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया हो। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल देख लेंगे तो और क्लियर। कभी भी कोई भी टॉपिक समझना है तो एंड तक वीडियो देखेंगे, क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जो शायद ऊपर आपको क्लियर उतने अच्छे से नहीं हो, लेकिन एंड आते आते आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाए। तो इसीलिए रिक्वेस्ट करेंगे अपना प्रीशियस टाइम दें, हम क्वालिटी दे रहे हैं, एंड तक पेशेंटली सुने। और अगर कोई डाउट स्टिल रह जाता है आप कमेंट सेक्शन में पूछें, फेसबुक पेज पे आगे पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज एन इंडिविजुअल बाइज 15 बनाना, 15 बनाना उसने बाय किए जब उसका प्राइस था 5 रुपये पर बनाना। ठीक, 5 रुपये से बढ़ के प्राइस हो जाता है 7 रुपये बनाना के। ठीक है, तो उसने क्या किया, जब 7 रुपये हो जाते हैं, भाई उसकी इनकम लिमिट है, बाकी चीज़ें कांस्टेंट हैं और किसी चीज़ों के बारे में कुछ नहीं बोला गया है। ठीक, तो उसकी क्या होगी, डिमांड भी घट गई। तो ओल्ड प्राइस कितना था, 5 रुपये। ठीक, क्वांटिटी कितनी थी, 15। न्यू प्राइस कितने हुए, 7 हो गए। क्वांटिटी कितनी हुई, 12। ठीक, तो हमारा फॉर्मूला क्या है, डेल्टा क्यू, क्योंकि क्वांटिटी चेंज हो रही है किसकी वजह से, प्राइस की वजह से, तो प्राइस क्या होगा, बेस होगा, ये हमेशा याद रखेंगे। डिवाइडेड बाय क्यू डिवाइडेड बाय पी बाई पी। अब इसको अगर हम रिवर्स रिलेशनशिप में लेके जाएं तो डेल्टा क्यू बाई क्यू इंटू पी बाई डेल्टा पी होल इंटू 100। ठीक है, 1 सेकेंड। ठीक है, तो अभी डेल्टा क्यू हुआ, क्या हुआ, डेल्टा क्यू मैंने क्या बोला, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। तो न्यू क्वांटिटी कितनी थी, 12 थी। ओल्ड क्वांटिटी कितनी है, 15। नई से पुरानी को पता माइनस करेंगे ना, तभी तो पता चलेगा कितना चेंज आया है। तो नई से पुरानी हमेशा माइनस होगी, यानी Q2 माइनस Q1 होगा। या दूसरी लैंग्वेज में हम क्या बोले, क्वांटिटी न्यू माइनस क्वांटिटी ओल्ड। ठीक, न्यू से क्यों माइनस करें, सर जी न्यू से इसलिए माइनस करें क्योंकि न्यू मनी आई, न्यू प्राइस आया, फिर से उसी वजह से आपने क्वांटिटी क्या कर दी, 15 से 12 घटा करके कर दी, इसीलिए न्यू माइनस ओल्ड होगा। ध्यान रखेंगे। ठीक है, कुछ मेमोराइज नहीं करना, 2 बार इस वीडियो को सुन के रिवाइज कर लेंगे, दैट्स ऑल इन योर ब्रेन। ठीक है, सो Q2 माइनस Q1 बाई Q1, Q है ना, ये बेस किसको लेंगे, ओल्ड को ही तो लेते हैं, तभी तो परसेंटेज निकलता है। सो हमारा क्या था, 12 है न्यू माइनस 15 डिवाइडेड बाई 15 इंटू 100। ठीक है, ये कर दी 12 माइनस 15 बाई 15 इंटू 100 माइनस 20। ये माइनस क्यों 20 आया है, माइनस क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि 12 स्मॉलर है और 15 बिगर है। ठीक है, उसके बाद सेम परसेंटेज चेंज इन मार्केट प्राइस भी निकाल लेंगे, न्यू प्राइस माइनस ओल्ड प्राइस। ठीक है, डिवाइडेड बाई ओल्ड प्राइस एज अ बेस। ओल्ड प्राइस को बेस को लेते, हमेशा ओल्ड प्राइस को बेस इसलिए लेंगे क्योंकि आप चेंज तो पुराने से कंपेयर करके ही बता रहे हैं ना, इसीलिए ओल्ड को बेस लेंगे अनटिल एंड अनलेस मैथमेटिक्स में कुछ और क्वेश्चन की डिमांड ना हो। ठीक है, तो इसीलिए इकोनॉमिक्स को इकोनॉमिक्स तक रखेंगे। ठीक है, ये आ गया 40। ठीक, तो अब आपका फॉर्मूला क्या था, चेंज इन क्वांटिटी ड्यू टू चेंज इन प्राइस, 0.5 आ गया। ठीक है, सो देख लेते हैं, एज द प्राइस ऑफ बनाना इंक्रीज बाई 40%। ठीक है, 40% चेंज आया ना। द डिमांड ऑफ द बनाना ड्रॉप बाई 20%। डिमांड क्या होगी, ड्रॉप होगी। कैसे पता चला ड्रॉप हुई है, कैसे पता चला कि डिमांड ड्रॉप हुई है या बढ़ी है, क्योंकि माइनस में है। तो माइनस में है तो यानी डिमांड ड्रॉप हुई है, प्लस होता तो डिमांड इंक्रीज हुई होती। ठीक है, ठीक है, डिमांड जो क्या हुई है इस केस में ड्रॉप हुई 20%। तो प्राइस इलास्टिसिटी कितना आ गया, 0.5, हमने ऊपर कैलकुलेट कर लिया था। ठीक है, सो अब क्या करेंगे, द डिमांड फॉर बनाना इज़ नॉट वेरी रिस्पॉन्सिव टू द चेंज इन बनाना, उतना ज़्यादा रिस्पॉन्सिव नहीं हुआ। ठीक है,
व्हेन द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज लेस देन परसेंटेज चेंज इन मार्केट प्राइस, ठीक है, अगर लेस है, ठीक है, मतलब जो परसेंटेज चेंज इन, क्या बोला फिर से सुनिएगा, द डिमांड फॉर इतना चेंज, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज लेस चेंज ड्यू टू द चेंज इन प्राइस। क्वांटिटी डिमांडेड को क्यों बोले भाई, मैं बार बार बोल रही हूँ, प्राइस की वजह से क्वांटिटी में चेंज आ रहा है, ठीक है, इसीलिए परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है, को कंपेयर किया गया, इज लेस देन परसेंटेज चेंज इन मार्केट प्राइस, देन इट इज एस्टिमेटेड टू बी लेस देन 1, ठीक है, लेस देन 1, एंड द डिमांड ऑफ द गुड इज सेड टू बी इन इलास्टिक। इन इलास्टिक, अब इसको कैसे ध्यान में रखेंगे, मेमोराइज की ट्रिक। इलास्टिक माने खिंचाव, रबड़ को खींचते हैं ना, इलास्टिसिटी की तरह काम करता है। तो जब कम खिंचाव हो रहा है, यानी क्वांटिटी जो डिमांड है वो प्राइस की वजह से उतना नहीं खिंच रही है, तो वो 1 से कम हो गई, और वो क्या हो गई, इन इलास्टिक, मतलब उतना नहीं खिंच रही, इलास्टिक नहीं है, रबड़ नहीं है, खिंच नहीं रही है, इन इलास्टिक है। इतने सारे वर्ड्स इसलिए यूज़ करूँ क्योंकि आपके दिमाग में बिल्कुल ना अभी के अभी सेट हो जाए सारी चीज़ें, ठीक है, क्लियर हो गया। तो डिमांड फॉर दी, उस केस में क्या बोलते हैं, लेस देन 1, एंड द डिमांड ऑफ द गुड इज सेड टू बी इन इलास्टिक। तो ये किस केस में जनरली होता है, एसेंशियल गुड्स में। एसेंशियल गुड्स में अधिकतर क्या होता है, इन इलास्टिक आता है, ठीक है, क्या होता है, इन इलास्टिक आता है एसेंशियल गुड्स के केस में। 1 सेकेंड, ठीक है, एसेंशियल गुड्स में क्या हो जाएगा, आपकी डिमांड इन इलास्टिक हो जाएगी। सो डिमांड फॉर द एसेंशियल गुड्स इज ऑफन फाउंड टू बी एज एन इन इलास्टिक, ठीक है। सो व्हेन द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज, देखिए पहले क्या बोल रहे हैं, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज मोर देन परसेंटेज चेंज इन मार्केट प्राइस, यानी डिमांड में चेंज प्राइस की वजह से आ रहा है, तो बेस में क्या है, प्राइस। द डिमांड इज सेड टू बी हाईली रिस्पॉन्सिव एंड टू द चेंज इन द मार्केट प्राइस, एंड द इट्स इज मोर देन 1, एक से ज़्यादा हो जाएगा, और डिमांड क्या हो जाएगी, इलास्टिक हो जाएगी। तो लग्जरी गुड्स में क्या हो जाता है, इलास्टिक, यानी प्राइस बहुत चेंज हुआ तो डिमांड में चेंज आ जाएगा, इलास्टिसिटी हो जाएगी, ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स को ना ये चीज़ एग्जाम हॉल में डिस्टर्ब करती, क्या इलास्टिक था, क्या इन इलास्टिक था, क्या +1 था, क्या माइनस था। उन स्टूडेंट्स के लिए एक आइडिया ये है कि आप एक फैक्टर को मेमोराइज कर लो, यानी आपने अगर ये आपके दिमाग में सेट हो गया कि इलास्टिसिटी मतलब खिंचाव, रबड़ जैसे खींचता है, और रबड़ कम खिंच रहा है यानी लेस देन 1, कम खींचना माने इन इलास्टिक, यानी डिमांड जो है कम रिस्पॉन्स हो रहा है प्राइस के। तो कब होता है, जब खाने की चीज़ होती है, नेसेसरी चीज़ होती है। एक फैक्टर याद कर लो, जो अपोजिट हुआ वो आपका लग्जरी के केस में आ जाएगा, इलास्टिसिटी के केस में आ जाएगा, मोर देन 1 हो जाएगा। तो एक फैक्टर को याद रखोगे, जो दूसरा बचा वो ऑटोमेटिकली रिवर्स फैक्टर हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आई होप इतना क्लियर हो गया। सो व्हेन द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इक्वल टू द परसेंटेज चेंज इन मार्केट प्राइस, इट इज एस्टिमेटेड टू बी इक्वल टू 1, एंड डिमांड फॉर द गुड इट्स सेड टू बी यूनिटरी इलास्टिक एट दैट प्राइस। आई थिंक बहुत अच्छे तरीके से मैंने क्लियर कर लिया है, अभी कोई डाउट नहीं होना चाहिए इस टॉपिक में, ठीक है। चलिए, इलास्टिसिटी अलॉन्ग अ लीनियर डिमांड कर्व, मैंने लास्ट वीडियोस में ऑलरेडी एक्सप्लेन किया कि लीनियर डिमांड कर्व क्या होता है, इसलिए स्टूडेंट को रिकमेंड करें लास्ट वीडियोस को देखने के बाद ही इस वीडियो को देखेंगे ताकि इजी अंडरस्टैंडिंग हो जाए, ठीक है। अब लीनियर डिमांड कर्व आप ऑलरेडी एक्सप्लेन है, अब यहाँ पे इलास्टिसिटी की बात हो रही है, तो ये आ गया हमारा लीनियर डिमांड कर्व फॉर फिगर, ठीक है। सो आप जब फिगर देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 1, ठीक, और ये क्या है, लेस देन 1, ठीक है, लेस देन है ना, लेस देन 1। मुंह किस तरफ खुला हुआ है, ऐसे सिखाते हैं ना, जिस तरफ मुंह खुला है, जो ज़्यादा बोलता है वो पूरी एनर्जी कंज्यूम कर देता है, उसके ब्रेन में कुछ नहीं रह जाता, वो कम रह जाते हैं उसकी नॉलेज। तो लेस देन 1, ठीक है, सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान देना है। सो इलास्टिसिटी इज लेस देन 1, और ये पे क्या है, 0, ठीक है, ये क्या है, लेस देन 1 है, ये क्या हो गया, इक्वल टू 1 हो गया, ये मोर देन 1, ठीक है, और ये इन्फिनिटी, ठीक है। सो ये जो एरिया आपकी हो जाएगी, ये एरिया क्या हो जाएगी, यस, इन इलास्टिक, क्योंकि खिंचाव नहीं हो रहा उतना, ठीक। सो ये इन इलास्टिक और ऊपर वाली इलास्टिक हो जाएगी, ठीक है। सो इलास्टिसिटी अलॉन्ग अ लीनियर डिमांड कर्व, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ द डिमांड इज डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट ऑन द लीनियर डिमांड कर्व, ये ग्राफिकली इसको प्रेजेंट किया गया, ठीक है।
आई होप डायग्राम क्लियर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को भी कैलकुलेट करने के कुछ मेथड्स होते हैं। एनसीईआरटी ने केवल एक ही मेथड पे फोकस किया जिसको बोलते हैं ज्योमेट्रिक मेथड ऑफ इलास्टिसिटी अलोंग अ लीनियर डिमांड कर्व, ठीक है। तो इसीलिए बाकी दूसरे मेथड्स को हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। आप जो एनसीईआरटी प्रेफर कर रहे हैं उन्हीं के कोर्स तक हम लिमिटेड हैं, ठीक है। सो ज्योमेट्रिक में क्या है, इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना है, ठीक है। तो जो लोअर रेशियो होता है, ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या है, ज्योमेट्रिक मेजर ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ द डिमांड कर्व का रेशियो ऑफ लोअर सेगमेंट टू द अपर सेगमेंट, ठीक है। तो ये रेशियो बिटवीन क्या है, लोअर सेगमेंट एंड अपर सेगमेंट है, ठीक है। तो क्या हुआ आपका, लोअर सेगमेंट क्या है, रेशियो ऑफ लोअर सेगमेंट है डी ए आपके सामने फिगर में, और अपर सेगमेंट क्या हो गया आपका, सॉरी अपर सेगमेंट हो गया डी बी, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, ज्योमेट्रिक मेथड हो गया, ठीक है। इट इज़ अ द पॉइंट ऑन अ स्ट्रेट लाइन, यहाँ पे गिवन है द इलास्टिसिटी ऑफ द डिमांड एट एनी पॉइंट, ठीक है, ऑन अ स्ट्रेट लाइन। तो डिमांड कर्व इज गिवन बाय द रेशियो ऑफ द लोअर सेगमेंट एंड द अपर सेगमेंट ऑफ द डिमांड कर्व एट दैट पॉइंट, ठीक है। सो ये फॉर्मूले के थ्रू इसको मतलब पूरा एक्सप्लेन किया गया है, देयर इज़ नथिंग टू मच एक्सप्लेन यू हेयर, ठीक है। और ज्योमेट्रिक सेगमेंट बस यही है कि ये आपके लीनियर डिमांड कर्व पे एक फॉर्मूला है, लोअर सेगमेंट डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट। ये फॉर्मूला आपको मेमोराइज होना चाहिए, लोअर बाय अपर सेगमेंट, और ये एक रिलेशनशिप बताता है डिमांड क्या प्राइस के प्रति, ठीक है। यहाँ पे पढ़ लेते हैं, इलास्टिसिटी इज ज़ीरो एट द पॉइंट वेयर द डिमांड कर्व मीट्स द हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ये हो गया ना हॉरिजॉन्टल, ठीक है। सो इलास्टिसिटी is 0 at a point where the demand curve meets the horizontal axis and it is infinity when the demand curve meets it vertical axis। बहुत ही important point है, ठीक है। कैसे इसको दिमाग में रखेंगे कि जब ये आपकी स्ट्रेट लाइन जा रही है, अब हॉरिजॉन्टल एक्सिस में एच का ये ऐसे जाता है ना, हाँ, तो ये जो है इससे मेमोराइज कर लीजिए, ये हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल पे क्या हो रहा है, ज़ीरो रह रहा है, ठीक है। इलास्टिसिटी क्या हो रही है, एट अ पॉइंट वेयर डिमांड का मीट इट हॉरिजॉन्टल एक्सिस, तो ये क्या होगा, ज़ीरो। क्यों ज़ीरो होगा, कोई चेंजेस नहीं है, ठीक है। आपका प्राइस क्या है, फिक्स है, डिमांड में फ्लक्चुएशन हो रही है, सो हॉरिजॉन्टल। और अगर यही वर्टिकल आ गया तो वर्टिकल, ये वर्टिकल लाइन हो गई, तो क्या होगा, बढ़ता जा रहा है, प्राइस में कोई कंट्रोल ही नहीं हो रहा, तो वो क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी हो जाएगी। जिन स्टूडेंट्स को ट्रबल है फैक्टर्स को याद करने में, उनके लिए एक ट्रिक, आप एक को याद कर लो, उसका अपोजिट जो होगा वो दूसरा हो जाएगा। तो हॉरिजॉन्टल याद कर लो, वर्टिकल ऑटोमेटिकली क्लिक कर जाएगा एग्जाम हॉल में कि भाई हॉरिजॉन्टल तो आपको पता है, जो रिवर्स हुआ वो वर्टिकल है, ठीक है। सो एट द मिड पॉइंट ऑफ द डिमांड कर्व द इलास्टिसिटी इज 1। मिड पॉइंट में क्या है, इलास्टिसिटी 1 है, ये तो क्लियर है, ठीक है। एट एनी पॉइंट टू द लेफ्ट ऑफ द मिड पॉइंट इट इज़ ग्रेटर देन 1। लेफ्ट यानी ऊपर की ओर जा रहा है, ठीक है, बुक की लैंग्वेज में लेफ्ट। तो हॉरिजॉन्टल 0 हुआ, वर्टिकल इन्फिनिटी हुआ, इक्वल टू 1 हुआ मिड पॉइंट, ठीक है। और अगर लेफ्ट हुआ तो ग्रेटर देन 1, तो लेफ्ट में +1 और राइट में -1, ठीक है। सो इट इज़ ग्रेटर देन 1 एट एनी पॉइंट टू द राइट, इट इज़ लेस देन 1। मैंने रिवर्स तो नहीं बोल दिया, राइट इज़ लेस देन 1, ठीक है। सो जिन स्टूडेंट को डाउट है वो वही ट्रिक अपनाएंगे, एक फैक्टर को याद करेंगे, जो बैलेंस फैक्टर हुआ वो आपका रिवर्स रिलेशन हुआ। और वैसे भी लेफ्ट ऊपर हो गया तो +1 और नीचे आपका राइट हो गया, ठीक है, राइट साइड। एक सेकेंड में आपको फिर से यहाँ पे एक बार क्लियर कर दे रही हूँ, ठीक है। ये आपका हो गया राइट, ठीक। आपकी गाड़ी राइट की तरफ जा रही है, जाती जा रही है, तो ये क्या हो जाएगा, -1 है ना। यहाँ पे तो मैंने वैसे ही बताया कि ये तो जीरो फैक्टर है, ये नेगेट लेस देन 1, ये इक्वल टू 1, ये +1, ये इन्फिनिटी, तो राइट की तरफ -1। आई होप ज्योमेट्रिक मेजर ऑफ इलास्टिसिटी अलोंग अ लीनियर डिमांड का आपको क्लियर हो गया हो।
चलिए आगे बढ़ते हैं। कंसिस्टेंट इलास्टिसिटी डिमांड कर्व, ठीक है। अभी जो मैंने एक्सप्लेन किया है उसके आपके सामने स्क्रीन में एक इमेज शेयर कर ली है, आपको क्विक एक रिकॉल मिल जाएगा उससे, ठीक है, और जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाएगा इफ़ इन केस। नेक्स्ट पॉइंट है कांस्टेंट इलास्टिसिटी डिमांड कर्व, ठीक है। कांस्टेंट इलास्टिसिटी डिमांड कर्व क्या है, ये 3 फिगर्स आपके सामने हैं। आप देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन गई है और वर्टिकल लाइन गई है, ठीक है। सो ए जो है हमारा, ये जो ए फिगर है ये क्या हो गया, elasticity of demand at all the points along the vertical demand curve as shown in panel A is 0, ठीक है। elasticity of the demand at all the point along the horizontal demand curve as shown in panel B is infinity, ठीक है। and elasticity at all the point on the demand curve in panel C is 1। देखिए अब इसको आप कंफ्यूज मत करिएगा ज्योमेट्रिक मेथड से, ठीक है, वो डिफरेंट चीज़ थी। और ये कांस्टेंट डिमांड कर्व है, ये यहाँ पे इलास्टिसिटी को कंपेयर कर रहा है, डिमांड को इलास्टिसिटी को कंपेयर कर रहा है, ठीक है। सो फिर से रीड करूँगी, देखिए क्या वर्ड हुआ है, इलास्टिसिटी को कंपेयर किया है। इलास्टिसिटी ऑफ द डिमांड एट ऑल द पॉइंट्स, सारे पॉइंट्स में अलोंग द वर्टिकल डिमांड कर्व, ठीक है, 0 है। क्या डिमांड नहीं बढ़ रहा ना, यहाँ पे इलास्टिसिटी मेजर हो रही है, ठीक है। और वो ज्योमेट्रिक मेथड है, वो बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, इन्फिनिटी है, और इधर क्या है, एट ऑल द पॉइंट इट इज इलास्टिसिटी क्या है, 1। इलास्टिसिटी क्या है, खिंचाव, चेंज इन प्राइस इज चेंज इन डिमांड इक्वल टू 1, यानी चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन प्राइस, बहुत ज़्यादा चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन प्राइस, बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं प्राइसेस में, ये इन्फिनिटी है। चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन प्राइस, नो चेंज, बिल्कुल कोई वही नहीं है, नेसेसिटी है ना। सो आई होप ये क्लियर हो गया। चलिए रीड कर लेते हैं, इसमें ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन नहीं करना था उस फिगर को था, फिर भी हम रीडिंग कर लेंगे, ठीक है। Demand curve is elasticity remains constant throughout. Consider the example, vertical curve is the one depicted in figure A. Whatever be the price, the demand in the given level is Q bar. ये बस आपके एग्जाम्पल, ये जो डायग्राम दिया हुआ है उसी को उसने एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। यहाँ पे कुछ और चीज़ें थी, ठीक है। ये देखिए, ये ज्योमेट्रिक मेथड, इलास्टिसिटी इज 0 at a point where the demand curve meets its horizontal axis, meets the horizontal axis and it is, यहाँ पे क्या, इलास्टिसिटी 0, इलास्टिसिटी 0 है, ठीक है, जब डिमांड कर्व मीट कर रहा है, यहाँ पे कर्व की बात हो रही है, ठीक है। और यहाँ नीचे वाले क्वेश्चन में जो कांस्टेंट इलास्टिसिटी ऑफ द डिमांड है, ये इलास्टिसिटी रिस्पॉन्सिवनेस को बताया जा रहा है, दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं, ठीक है। तो इसको रीड कर लेंगे, रीड कर लीजिएगा ज़रूर से, मैंने जो एक्सप्लेन किया उसको वर्ड्स में यहाँ पे मेंशन है, अगर कोई डाउट एग्जिस्ट करता है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ लेंगे, ठीक है। ये वही एक्सप्लेनेशन है जो मैंने आपको बताया। तो यूनिटरी किसको बोलते हैं, इक्वल टू 1 को, ठीक है। और ये जो लाइन जा रही है इसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है। ये क्या डिपिक्ट कर रहे हैं, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है। इसमें क्या है, जो रिस्पॉन्स है वो इक्वल है, यानी रबड़ का जो खिंचाव है वो जितना ही प्राइस में हो रहा है उतना ही प्रपोर्शनेट डिमांड में भी हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, फैक्टर डिटरमाइनिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ अ डिमांड फॉर अ गुड्स, ठीक है। बहुत ज़्यादा कोचिंग सेंटर्स एंड और जगह प्लेसेस में बहुत सारे पॉइंट्स कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं, येस, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो हमारी प्राइस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को इम्पैक्ट करते हैं, ठीक है। बट ऑन द कॉन्ट्रेरी टू द एनसीईआरटी, जो एनसीईआरटी, बिकॉज देखिए जब क्लास प्ले ग्रुप में पढ़ते हैं, नर्सरी में पढ़ते हैं, केजी क्लास 1 में पढ़ते हैं, तो वहाँ पे क्लास 12th की पढ़ाई नहीं लेते हैं ना, तो जब क्लास 12th में जाएंगे तभी क्लास 12th की पढ़ाई लेंगे, तो इसलिए अपने आप को स्ट्रिक्ट रखेंगे, ठीक है। और हम एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को भी सॉर्ट आउट कराएंगे, सॉल्व करेंगे, गाइडेंस देंगे, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आप अपने क्वेरीज़ को डेफिनेटली पूछें, उसको सॉर्ट आउट करें, ठीक है। बिकॉज वी वांट कि यू गेट अ प्रॉपर एंड क्वालिटी, बिकॉज क्या है, क्लास 12th जो है ना कॉमर्स का, या 11th जो है, ये समझिए आपका एक नर्सरी का रोल होता है, असली फ्यूचर आपका पूरा आगे, और अगर बेस स्ट्रांग हो गई ना तो आपके आगे फ्यूचर में बहुत ही ईजी हो जाएगी आपके लिए लर्निंग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फैक्टर्स डिटरमाइनिंग
प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ द डिमांड फॉर दी गुड्स। बहुत सारे फैक्टर्स हैं बट एनसीईआरटी ने केवल एक ही फैक्टर का कंसिडरेशन किया है, सब्स्टिट्यूट गुड्स का, ठीक है। सो द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ द डिमांड फॉर अ गुड डिपेंड्स ऑन, किन दो चीज़ों पे डिपेंड कर सकती है प्राइस? नेचर ऑफ द गुड्स, कि कैसा गुड है, पेरिशेबल है, नॉन पेरिशेबल है, लॉन्ग लास्टिंग है, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स है, एंड द अवेबिलिटी ऑफ द को सब्स्टिट्यूट, यानी इन दोनों पे हमारे जो फैक्टर्स हैं वो डिपेंड कर रहे हैं। डिमांड ऑन द नेचर ऑफ द गुड्स डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द गुड्स एंड अवेबिलिटी ऑफ द सब्स्टिट्यूट गुड्स, ठीक है। सब्स्टिट्यूट गुड्स माने अगर टी कॉफ़ी का एग्जांपल बड़ा ही फेमस है, बहुत ही ज़्यादा सुना होगा। टी, अगर टी का प्राइस बढ़ गया तो लोग इतना है कि भाई स्विच कर सकते हैं कॉफ़ी की ओर, उनका इतना कोई वो नहीं है कि उन्हें कॉफ़ी ही, टी ही चाहिए, चाहे जितना भी कॉस्ट हो जाए, ठीक है, क्योंकि रोटी का काम नहीं कर रही है ना टी। तो हमारी जो नेसेसिटी है इस केस में क्या होगा, जो अगर हमारी बेसिक नेसेसिटी है वो उसमें क्या होता है, डिमांड इन रिस्पॉन्सिव होता है ना, जल्दी रिप्लाई नहीं करता है, प्राइस बढ़ जाए। आपको अगर खाना खाना है, 2 वक्त की रोटी चाहिए तो चाहिए, पैसे जितना भी बढ़ जाए, प्याज जितना भी महंगा हो जाए, लोग एक प्याज तो ज़रूर ही खरीदेंगे, ठीक है। तो क्या होगा, इन इलास्टिक होगा, उतना ज़्यादा खिंचाव नहीं होगा, यानी लेस देन 1 होगा, ठीक है। और लग्जरी गुड्स क्या होता है, वो इलास्टिक होता है, यानी बहुत ज़्यादा खिंचाव होता है। गोल्ड का प्राइस जैसे ही बहुत ज़्यादा हाई हो जाए लोग परचेज करना कम कर देते हैं, ठीक है। और क्या होता है, डिमांड कैसे इम्पैक्ट करता है सब्स्टिट्यूट गुड से? अगर डिमांड जो है सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है, बहुत ही क्लोज सब्स्टिट्यूट लाइक टी कॉफ़ी, ठीक है, तो डिमांड क्या हो जाएगी, इलास्टिक। ये तो आपको खुद ही समझना है, इलास्टिक माने रबड़ और क्लोज सब्स्टिट्यूट है तो जम कर जाएंगे ना फट से, यानी एक का प्राइस बढ़ा तो दूसरे का डिमांड बढ़ जाएगा, है ना। इलास्टिक खिंचाव, तो सब्स्टिट्यूट माने एक के बढ़ने से दूसरे पे। जिन बच्चों को सब्स्टिट्यूट की मीनिंग नहीं है, इसलिए बार बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ, वीडियो लेक्चर नंबर 1 से सुन के यहाँ पर आएंगे तभी पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, नहीं तो आपको लगेगा ये बोल क्या रही हैं, ठीक है। फिर आप लोग ये मत बोलना कि मैम ने ठीक नहीं पढ़ाया। चलिए, आई होप क्लियर हो गया हो। जिस भी स्टूडेंट को कंटिन्यूस सेशन में अगर कोई डाउट हो रहा है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेंगे। चलिए, इलास्टिसिटी एंड एक्सपेंडिचर, ठीक है। इलास्टिसिटी और एक्सपेंडिचर में एक रिलेशनशिप है, जब दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे होते हैं, ठीक है। लाइक आपका डिमांड प्राइस बढ़ रहा है और एक्सपेंडिचर भी बढ़ रहा है, ठीक है, तो वो क्या होगा, लेस देन 1 होगा, ठीक। और कोई चेंज नहीं है, नो चेंज, बिल्कुल कोई असर ही नहीं, तो 1 होगा, ठीक है। और अगर अपोजिट रिलेशनशिप है तो मोर देन 1 होगा। अभी मैं समझाऊंगी, अभी ब्रीफ आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ एक्सपेंडिचर उसके बारे में, ठीक है। चलिए अब रीड करेंगे, फिर हम एग्जाम्पल देख लेंगे। द प्राइस ऑफ द गुड हाईलाइटेड को देखेंगे। द प्राइस ऑफ द गुड्स एंड द डिमांड फॉर द गुड आर इन्वर्सली रिलेटेड टू ईच अदर। ऑब्वियसली प्राइस और डिमांड को आपने देखा अपोजिट रिलेशनशिप है, इन्वर्स रिलेशनशिप है। वेदर द एक्सपेंडिचर ऑन द गुड्स गोज अप or down as a result of increase in price depends on how responsive the demand for the goods into the present time। यानी एक्सपेंडिचर का चेंज जो है, जो एक्सपेंस है, उसका रिस्पॉन्स, डिमांड कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है प्राइस को, डिमांड कैसे रिस्पॉन्स कर रहा है प्राइस को, उस हिसाब से एक्सपेंडिचर रिस्पॉन्स करता है, ठीक है। चलिए देखते हैं, ये एग्जाम्पल आपके सामने है। इस डायग्राम को क्या मैंने बताया था, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है, डाउनवर्ड स्लोपिंग। चलिए ये देखिए इंक्रीज कर रहा है प्राइस, ठीक है, और यहाँ पे क्वांटिटी क्या हो रही है, मेरी डिक्रीज हो रही है। प्राइस और क्वांटिटी में हमेशा इन्वर्स रिलेशनशिप होता है, लेकिन कितना इन्वर्स रिलेशनशिप वो भी देखना है ना। प्राइस जो बढ़ रहा है 10 प्लस है, लेकिन क्वांटिटी जो गिर रही है वो 8 है, इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है ना, कम है ना। अब देखिए ये 10 रुपये बढ़ रहा है सपोज इन द, या परसेंटेज 10% बढ़ रहा है, ये 8% घट रहा है, ठीक, तो क्या होगा, इनइलास्टिक हो जाएगा। एक्सपेंडिचर पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, एक्सपेंडिचर भी हमारा इंक्रीज होगा। तो आप देखिए, क्योंकि प्राइस इनइलास्टिक है ना, इम्पैक्ट कैसे आएगा, P इंटू Q, एक्सपेंडिचर क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। यहाँ पे क्या हुआ, प्राइस बढ़ा, क्वांटिटी गिरी, ठीक है, लेकिन क्वांटिटी ज़्यादा तेज़ी से गिरी है, प्राइस कम तेज़ी से गिरा है, ठीक। जब क्वांटिटी ज़्यादा तेज़ी से गिर गई, ठीक,
तो क्या होगा, हमारा एक्सपेंडिचर भी गिर जाएगा, है ना, और प्राइस क्या हो जाएगा, इलास्टिक। फॉर्मूला लगाएंगे, क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे तो दोनों सेम है, कोई चेंज नहीं है, तो इक्वल टू 1 हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए प्राइस गिरा है, यहाँ पे प्राइस गिरा और क्वांटिटी बढ़ गई, प्राइस गिरा क्वांटिटी बढ़ गई, तो क्या होगा, मैंने क्या बताया था, मोर देन 1। तो मोर देन 1 कहाँ पे आता है, ऊपर की ओर आता है, तो ये क्या हो जाएगा, प्राइस इलास्टिक हो जाएगा। प्राइस गिरा, क्वांटिटी बढ़ी है, ठीक है, बट चेंज क्या है, गिरा ही तो है, उन दोनों का आपस में चेंज तो फॉल ही हुआ है, ठीक। तो एक्सपेंडिचर फॉल होगा, प्राइस इलास्टिक होगा, क्योंकि यहाँ पे आ रहा है -1। देखिए कुछ स्टूडेंट को यहाँ पे डाउट हो रहा है कि मैम एक्सपेंडिचर का कैसे इम्पैक्ट कैलकुलेट करें, तो P/Q करोगे ना, आपको रिजल्ट ऑटोमेटिकली मिल जाएगा, ठीक है, कि वो पॉजिटिव में आ रहा है या निगेटिव में आ रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द लास्ट पॉइंट, रिलेशनशिप बिटवीन इलास्टिसिटी एंड चेंज इन एक्सपेंडिचर ऑन द गुड्स। ये रिलेशनशिप दिया हुआ है यहाँ पे। इफ़ एक्सपेंडिचर ऑन इज ग्रेटर देन -1 देन Q, ये आपको ग्राफिकली यहाँ पे समझाया गया है कि अगर अपोजिट साइन होता है, ठीक है, एक्सपेंडिचर में हैज़ अ अपोजिट साइन ऑफ प्राइस, चेंज इन प्राइस, ठीक है। तो चलिए एक बार हम फिर से लेके चलते हैं ऊपर। प्राइस क्या हुआ है यहाँ पे, चेंज इन प्राइस प्लस हुआ है, ठीक है, और ये क्या हुआ है, माइनस, ठीक। प्राइस क्या हुआ है आपका, इंक्रीज हुआ है, ठीक है, और एक्सपेंडिचर आपका क्या हुआ है, एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज हुआ है, नहीं सॉरी रिवर्स है, हाँ इंक्रीज हुआ है, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं ना दोनों, तो जब सेम डायरेक्शन, तो यहाँ पे मैं देखिए लिख दे रही हूँ सेम डायरेक्शन, तो क्या हो गया, यहाँ पे आ जाएगा, इन इलास्टिक हो जाएगा, लेस देन 1 हो जाएगा ना। अब प्राइस क्या है, सॉरी प्राइस इंक्रीज हुआ है, एक्सपेंडिचर क्या हो रहा है आपका, डिक्रीज हो रहा है, ठीक। अपोजिट रिलेशनशिप है, डिफरेंट है, तो इलास्टिक +1 = 1, ठीक है। ये तो यूनिट हो गया, यूनिट में कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। प्राइस में फिर आते हैं, यहाँ पे प्राइस क्या हुआ है, डिक्लाइन हुआ है, एक्सपेंडिचर क्या हुआ है, इंक्रीज, अपोजिट रिलेशनशिप है, तो इलास्टिक हो गया, ठीक है। रिलेशनशिप को चेक करना है, ठीक है। अभी भी कुछ स्टूडेंट्स को यहाँ पे अगर डाउट रह जाता है इन केस, तो आपके सामने एक मैं एग्जाम्पल क्रक्स दे रही हूँ कि प्राइस और एक्सपेंडिचर और इलास्टिसिटी का रिलेशनशिप शो कर रही हूँ, आप उसको देखेंगे एग्जैक्टली आपको ये क्लियर हो जाएगा, और फिर से इस ऑडियो को सुनेंगे तो आपको कमांड आ जाएगी। क्विक हम समरी रीड कर लेते हैं, ठीक है। द बजट सेट इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल द बंडल्स ऑफ गुड्स दैट अ कंज्यूमर कैन बाय with an income at the prevailing market price. Next, the budget line represents all bundles, ठीक है, which cost the consumer her entire income. The budget line is negatively sloping, ठीक है. The budget set changes if either for the two prices or the income changes, ठीक है. Next, the consumer has well defined preferences over the collection of all possible bundle. She can rank the available bundle according to the preferences over them. The consumer preferences are assumed to be monotonic. अब बहुत सारे बच्चों को monotonic की मीनिंग नहीं पता होगी, उनको रिक्वेस्ट करूँगी लास्ट लेक्चर्स को सुन लें, ठीक है. An indifference curve is a locus of all the point representing bundles among which the consumer is indifferent. ये ऐसे bundles का relationship बताता है जहाँ पे कंज्यूमर जो है वो अपनी चॉइसेस में इनडिफरेंट रहता है, ठीक है, सिर्फ बहुत ही क्लोज रिलेशनशिप रहता है. मोनोटोनिटी ऑफ द प्रेफरेंसेस इम्प्लाइज दैट द इनडिफरेंस कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग. तो कौन दिखाता है, मोनोटोनिसिटी ऑफ प्रेफरेंसेस इम्प्लाइज दैट द इनडिफरेंस कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग. अ कंज्यूमर प्रेफरेंस इन जनरल कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द इनडिफरेंस मैप. A consumer preference in general can also be represented by the utility function. A rational consumer always chooses her most preferred bundle from the budget set. The consumer's optimum bundle is located at the point of tangency between the budget line and the indifference curve. ये सब explain किया हुआ है, between में रहेगा, ठीक है. The consumer's demand curve
gives the amount of the good that a consumer chooses at different level of its price when the price of other goods, the consumer's income and his taste and preferences remain unchanged. Next, the demand curve is generally downward sloping. Next, the demand for a normal goods increases or decreases with increases or decreases in the consumer income. ठीक है, नॉर्मल गुड्स में क्या है, सेम डायरेक्शन में जा रहा है. ठीक है, इंक्रीज के साथ इंक्रीज हो रहा है. ठीक है, द डिमांड फॉर इंफीरियर गुड्स डिक्रीजेस विद इंक्रीजेज इनकम ऑफ द कंज्यूमर इंक्रीजेज और डिक्रीजेज, यानी इनवर्स रिलेशनशिप है यहाँ पे. द मार्केट डिमांड कर्व रिप्रेजेंट द डिमांड ऑफ ऑल द कंज्यूमर इन द मार्केट. मार्केट डिमांड क्या है, सारे कंज्यूमर्स का कंबाइन करके बताता है, टेकन टुगेदर एट द डिफरेंट लेवल ऑफ द प्राइस ऑफ द goods. The price elasticity of the demand for a good is defined as a percentage change in demand for the goods divided by percentage change in its price. Next, the elasticity of the demand is a pure number. Next, elasticity of the demand of a good and total expenditure on the goods are closely related. सो आई होप आपको क्लियर हो गया हो, और इसी से आज हमारा जो चैप्टर 2 है वो कंप्लीट हो जाता है, थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर. जिस भी स्टूडेंट को कोई डाउट रह जाता है वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और फेसबुक पेज पे लिंक होके हमसे क्वेरीज कर सकते हैं. ठीक है, और हमारे चैनल पे टाइम टू टाइम काफ़ी कोर्सेज अवेलेबल हैं जो बजट फ्रेंडली हैं. सो प्लीज़ आप उस कोर्सेज़ को प्रेफर करें, और अगर आपको कोई कोर्सेज से रिलेटेड कोई डाउट है, कुछ डिस्कशंस हैं, आपको जानना चाहते हैं और आपको और एक्सपर्टाइज चाहिए, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं हम. सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करेंगे. नहीं पसंद आया हो तो कमेंट सेक्शन में अपने आइडियाज़, वैल्यूज़ एंड सजेशंस देंगे, ताकि उसका एनालिसिस करने के बाद फ्यूचर वीडियोज़ में हम उसको इंक्लूड कर सकें. So please stay connected with us, subscribe the channel, keep learning, keep work hard and keep growing. Jai Hind, Jai Bharat.